हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 10 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और ये जो 10 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि विपक्षी दलों के कार्यों को लिखे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको विपक्षी दलों के कार्यों को लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। विपक्षी दलों के कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहले पहला कार्य देखेंगे तो पहला कार्य होता है कि जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना। विपक्षी दलों का पहला कार्य क्या होता है? तो जो जनता की शिकायतें होती हैं उसको सरकार के समक्ष यानी सरकार के सामने रखना, ये विपक्षी दलों का पहला कार्य होता है। अब हम यहाँ पे दूसरा कार्य देखेंगे। सरकार के साथ मिलकर सकारात्मक कदम उठाकर देश के विकास में सहायता करना तथा लोकतंत्र को सफल बनाना। और विपक्षी दलों का दूसरा कार्य क्या होता है? तो सरकार के साथ मिलकर सकारात्मक कदम उठाकर देश के विकास में सहायता करना तथा लोकतंत्र को सफल बनाना होता है। अब हम यहाँ पे तीसरा कार्य देखेंगे, कानून निर्माण में सदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। अगर यहाँ पे देखिए कानून अच्छा है तो सरकार का सहयोग करना चाहिए विपक्षी दलों को। अगर कानून में कुछ गड़बड़ी है तो सरकार का विरोध करना चाहिए, इस कानून का विरोध करना चाहिए। तो ये विपक्षी दलों का तीसरा कार्य होता है। अब हम यहाँ पे विपक्षी दलों का चौथा कार्य देखेंगे तो चुनाव के बीच सत्तारूढ़ दलों पर नियंत्रण रखना। और चुनाव के बीच में क्या होता है कि बहुत सारा यहाँ पे क्या होता है कि घोटाला होता है, पैसे बांटे जाते हैं। तो उस समय चुनाव के बीच जो सत्तारूढ़ दल है यानी जो पार्टी अभी सत्ता में है उस पर नियंत्रण रखना, तो ये विपक्षी दलों का कार्य होता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको महापौर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। नगर परिषद अपने ही सदस्यों के बीच से अपना महापौर और उप महापौर चुनती है। जो नगर परिषद होता है ये अपने ही सदस्यों के बीच से अपना एक महापौर और एक उप महापौर चुनती है। महापौर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। महापौर नगर परिषद का सभापति होता है तथा नगर परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। और जो महापौर होता है ये नगर परिषद का क्या होता है? ये सभापति होता है तथा नगर परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करता है। महापौर नगर का प्राथमिक नागरिक माना जाता है। जो महापौर होता है ये नगर का प्राथमिक नागरिक माना जाता है। महापौर की अनुपस्थिति में नगर परिषद के सभी कार्य उप महापौर करते हैं। और महापौर के अनुपस्थिति के समय नगर परिषद के सभी काम कौन करते हैं? तो उप महापौर करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज में अंतर लिखे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज में अंतर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। एक बगल आप लोग लिखिएगा धात्विक खनिज और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा अधात्विक खनिज और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर, इसे गलाने पर धातु प्राप्त होता है। अगर हम धात्विक खनिज को गलाएंगे तो इसे धातु प्राप्त होगा और इसमें देख लीजिए इसे गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। अधात्विक खनिज को गलाएंगे तो इससे हमें धातु प्राप्त नहीं होगा। तो ये पहला अंतर हो गया। अब यहाँ पे दूसरा अंतर देखिए, ये कठोर और चमकीले होते हैं। जो धात्विक खनिज होता है ये कठोर और चमकीला होता है और इसमें देखिए इसमें चमक नहीं होता है। जो अधात्विक खनिज होता है इसमें चमक नहीं होता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। अब हम यहाँ पे तीसरा अंतर देखेंगे। ये प्रायः आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। जो
अधात्विक खनिज होता है ये प्रायः आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। और इसमें देखिए ये परतदार चट्टानों में पाया जाता है। जो अधात्विक खनिज होता है ये किस में पाया जाता है, तो ये परतदार चट्टानों में पाया जाता है। तो ये तीसरा अंतर हो गया। अब हम यहाँ पे चौथा अंतर देखेंगे, इसे पीटकर तंतु निकाल सकते हैं। धात्विक खनिज को हम पीटकर तंतु निकाल सकते हैं और इसमें देखिए इसे पीटकर हम तंतु नहीं निकाल सकते हैं। जो अधात्विक खनिज होता है इसे हम पीटकर तंतु नहीं निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन क्या है और यह कब हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन क्या है और यह कब हुआ। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक के आरंभ में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था। यह एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 1970 के दशक के आरंभ में यानी शुरुआत में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था। और ये जो चिपको आंदोलन था ये एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन था। इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ग्रामीण लोगों ने पेड़ों से चिपक कर आंदोलन किया और पेड़ काटने से बचाया, जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। और इस आंदोलन में क्या हुआ, तो ग्रामीण लोगों ने पेड़ों से चिपक कर आंदोलन किया और पेड़ों को कटने से बचाया, जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। और चिपको आंदोलन के पिता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। और चिपको आंदोलन के पिता किसे माना जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि आपदा क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आपदा क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। बहुत ही कम समय में आकस्मिक घटने वाली ऐसी दुर्घटना जिसका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानव जीवन एवं संपत्ति पर पड़े तथा जिससे जान माल की अपार क्षति हो उसे आपदा कहते हैं। तो आपदा किसे कहते हैं, तो बहुत ही कम समय में आकस्मिक घटने वाली ऐसी दुर्घटना जिसका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानव जीवन एवं संपत्ति पर पड़े तथा जिससे जान माल की अपार क्षति हो उसे आपदा कहते हैं। और आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानव निर्मित आपदा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता वार्ता संपन्न हुआ। इसे ही गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता कहते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता वार्ता संपन्न हुआ था। और इसे ही हम क्या कहते हैं, तो गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता कहते हैं। इसी समझौता के तहत गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को स्थगित कर दिया था, रोक दिया था तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति प्रदान किए थे। और इसी समझौता के तहत जो गांधी जी थे वे स्वतंत्रता आंदोलन को स्थगित कर दिए थे, रोक दिए थे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमति प्रदान किए थे। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि कैंसर रोग के उपचार में वनों का क्या योगदान है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कैंसर रोग के उपचार में वनों का क्या योगदान है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं।
हिमालय के वन में चीड़ नामक एक सदाबहार वृक्ष पाया जाता है जिसके पत्ती, टहनी, छालों और जड़ों में टैक्सोल नामक रसायन होता है। इसी टैक्सोल रसायन से निर्मित दवा कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग होता है। कैंसर रोग के उपचार में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि कैंसर रोग के उपचार में वनों का क्या योगदान है। तो हिमालय के वन में एक चीड़ नामक सदाबहार वृक्ष पाया जाता है जिसकी पत्ती, टहनी, छालों एवं जड़ों में एक टैक्सोल नामक रसायन होता है और इसी टैक्सोल रसायन से जो निर्मित दवाएं होती हैं इसका उपयोग कैंसर के उपचार में यानी कैंसर को ठीक करने के लिए किया जाता है और कैंसर के उपचार में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि कृषि आधारित उद्योग तथा खनिज आधारित उद्योग में अंतर लिखे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एक बगल आप लोग लिखिएगा कृषि आधारित उद्योग और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा खनिज आधारित उद्योग और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर, इस उद्योग में कच्चा माल कृषि से मिलता है। जो कृषि आधारित उद्योग होता है इसमें कच्चा माल किससे मिलता है, तो कृषि से मिलता है। और इसमें देखिए इस उद्योग में कच्चा माल खनिज से मिलता है। जो खनिज आधारित उद्योग होता है इसमें कच्चा माल किससे मिलता है, तो खनिज से मिलता है। तो ये हो गया पहला अंतर। अब हम यहाँ पे दूसरा अंतर देखेंगे। ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्रदान करता है। जो कृषि आधारित उद्योग होता है ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्रदान करता है और इसमें देखिए ये उद्योग ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्रदान करता है। तो जो खनिज आधारित उद्योग होता है ये क्या करता है कि ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्रदान करता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। अब हम यहाँ पे तीसरा अंतर देखेंगे। ये अधिकतर उपभोग की वस्तुओं का ही उत्पादन करता है। जो कृषि आधारित उद्योग होता है ये अधिकतर उपभोग की वस्तुओं का ही उत्पादन करता है और इसमें देखिए ये उपभोग तथा मूल्य पर आधारित दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है। जो खनिज पर आधारित उद्योग होता है ये क्या करता है, तो ये उपभोग तथा मूल्य पर आधारित दोनों प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है। तो ये हो गया तीसरा अंतर। अब हम यहाँ पे चौथा अंतर देखेंगे। कृषि पर आधारित उद्योग जैसे चीनी उद्योग, पटसन उद्योग, वस्त्र उद्योग तथा वनस्पति तेल उद्योग आदि हैं और इसमें देखिए खनिज पर आधारित उद्योग जैसे लौह इस्पात और यहाँ पे इंजीनियरिंग उद्योग। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी क्यों कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी क्यों कहा जाता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ मुंबई में भारत का लगभग 1/4 सूती वस्त्र तैयार किया जाता है, इसलिए मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तो मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी क्यों कहा जाता है, क्योंकि मुंबई में भारत का लगभग 1/4 सूती कपड़ा क्या होता है, तैयार होता है, इसलिए मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि रबी फसल क्या है, 4 उदाहरण लिखिए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। रबी फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच में काट लिया जाता है, उसे रबी फसल कहा जाता है। तो रबी फसल किसे कहते हैं, तो रबी फसल को हम शीत ऋतु में अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में बोते हैं और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से लेके जून के बीच में हम काट लेते हैं, तो उसे रबी फसल कहते हैं। और यहाँ पे अब प्रश्न बोल रहा है कि इसका 4 उदाहरण भी लिखिए। तो यहाँ पे देखिए रबी फसल के 4 उदाहरण होता है गेहूँ, जौ, चना, मटर। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कहाँ से और कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में क्रोम और गूगल होता है, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है।
जैसे ही आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो बस इसी पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा और यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही टेस्ट पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो इसमें से आपको कौन सा टेस्ट देना है, तो जो सबसे ऊपर वाला टेस्ट होता है वही आपको टेस्ट देना है। तो यहाँ पे ऊपर वाले टेस्ट पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टार्ट, तो बस स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे नाम पूछेगा। तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। और जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे गणित का 20 प्रश्न है और इसका आपको टेस्ट देना है। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में, यहाँ पे देखिए ABC त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसका कोण A बराबर 40 डिग्री तथा कोण B बराबर 70 डिग्री है, तो कोण C निकालें। तो कोण C कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ऐसे ही टिक लगाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोण C पूछा है तो अगर मान लीजिए अगर हम 70 पे टिक लगाते हैं तो ये सही हो गया। तो इसे आपको कैसे बनाना है, तो इसे आपको सबसे पहले नोटबुक पे सॉल्व करना है और उसके बाद आपको बनाना है। अगर मान लीजिए कि आपका आंसर आ रहा है 70 डिग्री तो आप लोग 70 डिग्री पे क्लिक कीजिएगा। तो आपका इस अगर सही होगा तो सही हो जाएगा, अगर गलत हो जाएगा तो रेड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लाने के लिए आप लोग नेक्स्ट कीजिएगा। अब इसमें देखिए इस जो आंकड़ा दिया है इसका माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका आप लोग निकालिएगा। अगर मान लीजिए आपका माध्यिका जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए, अगर वो सही होगा तो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, अगर गलत हो जाएगा तो वो रेड हो जाएगा और साथ में आपको आंसर बताएगा। अगर हम यहाँ पे एक पे ऐसे ही टिक कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए एक गलत आंसर है तो ये गलत बता दिया और यहाँ पे देखिए जो सही आंसर है वो आपको सही बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड PDF, तो इस डाउनलोड PDF पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा PDF हम यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं और ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं बिना किसी पैसे के। तो उम्मीद करते हैं ये सभी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।